हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ सौरभ कुमार नायक और आप जुड़े हुए हैं इकोबस कॉमर्स के चैनल में मेरे साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं 20 प्रश्न हम लोग करेंगे। ये प्रश्न वो हैं जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में जो आपका पेपर हुआ था, उसके बिहाफ में ये पेपर हुआ था और ये सेट सी हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। इसमें बेसिकली हम मॉडल आंसर देखेंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे कि कौन-सा क्वेश्चन किस तरह से आया था, किस तरह से हमको और घुमा-फिरा के पूछ सकता है इन फ्यूचर में। नॉर्मली ये देखा गया है सीजी के पेपर्स में कि 4, 5, 6 क्वेश्चन तो रिपिटेशन में रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आई एम सॉरी मैंने बोला सीजी के इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट ले लो, हर किसी के पास हर बार नए क्वेश्चन नहीं होते। 1-2 क्वेश्चन वो पुराने से उठा ही लेता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग करें इसको। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि ये वीडियो जो है आगे लोगों तक भी पहुँच सके और आपके पास भी जल्दी आ सके अगर आप नेक्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़ना चाहेंगे, आगे इस वीडियो को देखना चाहेंगे। एक साथ सारा बना लेंगे तो फिर आप देख नहीं पाओगे, दैट्स व्हाई इसमें 20 क्वेश्चन ईच डे मैं करूँगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, सीजी के भी करेंगे, बाहर से भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी करेंगे, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अदर लेवल पे पहुँच जाए। ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे हमको पहुँचाना है इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है? तो मज़े की बात है, पहला क्वेश्चन हमारा ये देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं अपन कि जो ये है 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर का क्वेश्चन इसमें है, पूछा गया है। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक का है, मतलब 100 क्वेश्चन हमको मिलेंगे 2 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है? 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है ये। अब इसमें माइनस मार्किंग के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, सारा ही पेपर है ये। ठीक है? एक बार और इंस्ट्रक्शन अपन पढ़ लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। देखिए, तो इसमें माइनस मार्किंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है और ये जो है पेपर बहुत अच्छा पेपर आता है, मतलब आपका अगर सेट क्लियर है, नेट क्लियर है, तो आप मैं दावा कर सकता हूँ कि आप 90% इसमें चांस रहता है कि आप क्लियर हो जाओ। ठीक है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन-सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है ना? व्हिच टाइप ऑफ ऑडिट इज़ कंट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो चालू अंकेक्षण होता है, ठीक है? कंटीन्यूअस ऑडिट, ये हमारे साल भर चलते रहता है। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच है कि कौन से ऐसे फर्म है जिनको चालू अंकेक्षण लेना चाहिए? जिसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके रिकॉर्ड्स रहते हैं कि एक साथ अगर बोलते हैं ना कि अगर जनवरी में अगर करने बैठे, तो भी सितंबर अक्टूबर तक उनका खत्म नहीं हो पाएगा अकाउंटिंग अगर करने बैठे तो। तो ऐसे लोग का ऑडिट और अकाउंटिंग जो है वो साल भर चलते रहता है। जैसे-जैसे अकाउंटिंग होती जाती है, वैसे-वैसे उसकी ऑडिट भी करते जाते हैं ताकि कोई गलती होने का चांस कम हो जाए। ठीक है? तो ऐसे ऑडिट को अपन क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस ऑडिट। जो साल भर चलते रहती है। सेकंड क्वेश्चन है प्रमुख अंकेक्षण तकनीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अंकेक्षण तकनीकें होती हैं जिसमें से वाउचिंग, कंफर्मेशन, टेस्टिंग, सैंपलिंग बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे ही तीनों चीजें जो है वो मतलब आंसर आपका हो जाएगा डी। दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा डी। ये प्रमुख अंकेक्षण तकनीक है सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आया था इसमें, डेयरी बनाम पिग के बाद 1882 में यह कहा गया था कि तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली इसको आना नहीं चाहिए था और ये जो आया था इसमें थोड़ा-सा पहली बात तो देखिए जो बहुत डीप स्टडी कर रहा है, पीएचडी वीएचडी कर रहा है किसी पर्टिकुलर बेस में, उसको ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन हर किसी को नहीं आएगा। मतलब ये क्वेश्चन किसी के झोली में सीधे-सीधे नंबर डाल के उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की तैयारी है। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आपने करे हुए हैं अपने लाइफ में तो समझ लीजिए आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं करता। डेयरी और पीक जो केस था, इसमें हुआ क्या था वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है? ये क्वेश्चन हटा दिया गया था आपके सीजीपीएससी के साइड से। अब इसमें आंसर क्या है कि डिसाइड क्या हुआ था? क्या हुआ था शेयर होल्डर ने अपने जो क्या बोलते हैं 1 सेकंड ये देखिए मैंने इसको निकाल के रखा था सॉरी
ये 139 सेकंड क्वेश्चन के लिए है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो डायरेक्टर है उन्होंने कुछ किया हुआ था और वो कंपनी के लोगों ने डायरेक्टर के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। तो केस फाइल करने के बाद उन्होंने फैसला दिया गया कि जो डायरेक्टर है या ऑडिटर है ये सारे लोग जो है कंपनी के लिए काम करते हैं। इन्होंने अपनी श्रद्धा पूर्वक काम करा हुआ है, तो किसी ने भी फ्रॉड नहीं किया हुआ, ये इसका डिसीजन था। और शेयर होल्डर ने जो डिमांड की थी उसको रिजेक्ट कर दिया था इस केस में। तो बेसिकली ये चारों ऑप्शन यहाँ पे नहीं मतलब फिट बैठते हैं, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? तो कंपनी अंकेक्षक यानी कि द अंडर विच सेक्शन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी। So the answer will be section number 139, subsection 1. Every company shall at first AGM appoint an individual or firm as an auditor who shall hold the office from the conclusion of the meeting till the conclusion of its sixth AGM and thereafter till the conclusion of every sixth AGM. बोलने का मतलब ये यहाँ पे आपने क्लियर कर दिया कि सेक्शन 139 में आपके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। सॉरी सेट का बार बार खुल जा रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे 139 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी के साइड से हटा दिया गया था, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके हटा दिए गए, हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बोलता है एक शिक्षण संस्थान के अंकेक्षण में आवश्यक है, एसेंशियल फॉर ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज। तो इसमें बोला है प्राप्ति का विवरण, भुगतान का विवरण, संपत्ति दायित्व का विवरण, उपरोक्त सभी, डिटेल ऑफ रिसीट, डिटेल ऑफ पेमेंट, डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्त, आप सबको पता है कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी सेवा भावना वाली, एनजीओ वाली, एनपीओ जिसको आप बोलते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो अलाभकारी संस्थाएं इनको बोला जाता है हिंदी में। ये जो संस्थाएं होती है इनका क्या बनता है, इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, इनका जो बनता है वो बनता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद इनका बनता है बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब डिटेल ऑफ रिसीट, डिटेल ऑफ पेमेंट, डिटेल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी सारे ही आपके एसेंशियल है ऑडिट में। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इजी पेपर है, मैं फिर से बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा एक करेक्ट है? तो अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है, ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वॉचिंग। ओके, ये उल्टा बात कर रहा है फिलहाल। उसके बाद प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यस इट इज। और उसके बाद बोला है कि प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। तो नहीं भैया, ये तो बात नहीं है। और ये जो बोला है आखिरी कि ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब अपन ने दो को निकाल दिया था। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये जब आप पढ़ रहे होंगे तो कहीं पे कॉपी में इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये चीज आप भूल जाओगे। और जब भूलोगे ना तो ये वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये वक्त का कोई मतलब नहीं रहेगा उस टाइम पे। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और आप अगर अपने नोट्स नहीं बनाते हो तो फिर वो चीज बहुत बेकार हो जाती है। मतलब वो टाइम भी बेकार हो गया, अपना समय भी बेकार कर दिया आपने। तो ये चीज आप समझ के रखिए, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना शिद्दत से पढ़ने के लिए। थैंक यू। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, अंकेक्षण में सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है, द लायबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स नेग्लिजेंस इन ऑडिट इज। देखो भैया, अंकेक्षण में जो सीए होता है, हम सीए वाले हैं, तो हमको ये दर्द पता है कि हमको सीए एक दिहाड़ी मजदूरी में रखता है और हमको लेके चले जाता है कहीं, और हमसे गलती हो गई तो हमारी गलती का जिम्मेदार कौन? हमारी गलती का जिम्मेदार हमारा ऑडिटर होगा भैया, इसी में थोड़ी ना फुकट में काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अंकेक्षक का दायित्व होता है, कोई सोचने वाली बात नहीं थी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखो, 7 के 7 क्वेश्चन बहुत इजी से बने हैं। 2 क्वेश्चन तो ऐसे भी गलत थे, 2 नंबर तो ऐसे ही मिलने थे। बाकी 5 क्वेश्चन इजीली बन गए। ठीक है, ऐसे पेपर आता है भैया। तो तैयारी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत घुस के करने की जरूरत आपको पड़ सकती है। वैधानिक अंकेक्षण कर्तव्य बाध्य है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूली बाउंडेड टू। किसके लिए बाउंड है?
तो इसका है वर्ष के अंत में रहती है कि मूल्यांकन का भौतिक सत्यापन के लिए वेरीफाई फिजिकली द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। सेकंड ऑप्शन बोला है प्रबंधकीय प्रक्रियाओं और कार्य विधियों के पुनर्निरीक्षण के लिए। तो रिव्यू ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, देखो भैया ये दोनों नहीं है, ठीक है, बता देता हूं पहले से, ज्यादा बुद्धि मत लगाइए। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के अंतिम लेखों को बनाने के लिए, वैधानिक अंकेक्षण अंतिम लेख थोड़ी ना बनाता है, ये भी खत्म। उसके बाद बोला है कंपनी के सदस्यों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सबमिट द रिपोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। देखिए बाकी जो लिखे हुए हैं वो उसकी नॉर्मल जिम्मेदारी है, मतलब जो एक हर किसी जो ऑडिटर की रहती है वो, लेकिन जो आखिरी में लिखा हुआ है वो उसका कर्तव्य बाध्यता है उसकी कि उसको ही करना है। बाकी जो 3 काम है उसके असिस्टेंट कर सकते हैं, किसी और से करवा सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, वो करेगा कंपनी के सदस्यों के समक्ष प्रतिवेदन को प्रस्तुत, सबमिट द रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी सचिव होता है, कंपनी सेक्रेटरी इज, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कौन होता है? तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी का कर्मचारी होता है। ये हमने बार बार पढ़ा है, पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था, ये जो व्याख्याता जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना मेरे दोस्त कि मैं व्याख्याता का तैयारी कर रहा हूं, मैं कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देखे भाई कहीं से भी क्वेश्चन कूद के कहीं भी आ जाता है। आप कॉमर्स वाले हैं इतना ही याद रखिए, बाकी ये जो गजनी बनने वाला मत कीजिए कि मैं कॉमर्स वाला हूँ लेकिन मैं तो लेक्चरार हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ फलान ढेकान, छोड़िए। कॉमर्स सारा आपका ही है, आप ही यहाँ के राजा हैं और आपको राजा बनना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आंतरिक अंकेक्षण अंकेक्षक यानी कि जिसको अपन इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं वो कौन होता है? देखो आंतरिक अंकेक्षक भी कंपनी का कर्मचारी होता है, मजे की बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों एक ही क्या बोलते हैं, एक ही घर के दो बच्चे थे और दोनों ही बच्चों को एक साथ सिलेक्शन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही आंसर आपका डी है और कंपनी के कर्मचारी ही होते हैं आंतरिक अंकेक्षक और कंपनी सचिव। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए आप अगर कॉमर्स के बंदे हैं और आपने ये विचलन नहीं पढ़ा, ये डिविएशन नहीं पढ़ा, तो मैं कोई गलत नहीं मानूंगा इस बात को। भाई हम लोग भूल जाते हैं पढ़ना क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स से बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं चतुर्थ विचलन क्या है। तो चतुर्थ विचलन दोस्तों जो आपका होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अगर आपने फॉर्मूला देखो आपको याद तो है, देखिए आपको याद तो है, बस आप भूल चुके हैं कि क्या था, ठीक है। सो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। याद करने वाली चीजें, फैक्चुअल चीजें में दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि कैसे हुआ क्या हुआ, फैक्चुअल है। आप थोड़ा बहुत पढ़िए आपको याद हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा विषमता की मापों की व्याख्या नहीं की गई है? Who of the following did not develop the measurement of skewness? तो किसके द्वारा विषमता की मापों की व्याख्या तो नहीं की गई है? तो जो आपके आंसर में ऑप्शन नंबर ए है क्रॉन्स्टन, ये भाई साहब ने जो विषमता के मापों की व्याख्या नहीं की गई है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्त। बाकी कार्ल पियर्सन, बाउले, कैले, ये जो लोग थे इन्होंने की हुई है, जिनको बहुत अच्छे से याद होगा उसको आएगा, अदरवाइज ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हर कोई अटेम्प्ट करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है, कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, कौन करता है? तो भैया जो आपके जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी यहाँ का आपका जो कंपनी होता है उसका एम्प्लॉय होता है। अब एम्प्लॉइज का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नौकरी पे लगाने वाला काम, क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर लगाते हैं। आपके इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं उसको भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चुनते हैं, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है अपकिरण पदों के विचरण का माप है। डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम इज स्टेटेड बाय, किसने बोला है अपकिरण पदों के विचलन का माप है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, बाउले, ठीक है। बाउले ने कहा था कि अपकिरण पदों के विचलन का माप है। लाइक कर दीजिए अगर भूल गए होंगे तो। मैं हूं सौरभ कुमार नायक, इकोबस कॉमर्स में। अब आगे जो क्वेश्चन है देखिए 4 क्वेश्चन आपके बहुत इजी थे और आई थिंक इसमें जो नंबर मिलने वाले थे सर डायरेक्ट झोली पे आ गए,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा है और बट बहुत इजी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला भी था, लंबे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1000 समता अंश 11 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। 10 रुपए वाले 1000 यानी कि 10,000 रुपए के निर्गमित किए 11,000 रुपए में। सीधी सी बात ये है, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, सही प्रविष्टि क्या होगी? मतलब अगर आपको कोई पैसा है वो डायरेक्ट सारा का सारा एक साथ प्राप्त हो जाता है, तो पहली बात तो प्राप्त हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये बात तो क्लियर है। सारे में बैंक अकाउंट डेबिट है, कितना डेबिट होगा? 11,000 डेबिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन जो है बी, वो आपका सही होगा, क्योंकि अंश प्रीमियम आपका 1000 हो जाएगा और समता अंश पूंजी यानी कि इक्विटी शेयर आपका 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में देखेंगे आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं नहीं दिख रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 10वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं उनको पूछना चाहिए, ये तो प्रोफेसर को पूछ दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोलता है कि सरल समूही विधि द्वारा सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उनको साफ बात बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा मेहनत कर लो, आप एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी द करेक्ट आंसर। सरल समूही विधि। ठीक है, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर वाला टॉपिक उठाइए और पढ़ डालिए, दो क्वेश्चन आपके इंडेक्स से आ गए हैं। ठीक है, चलिए, सेबी की क्वेश्चन है, सेबी किस वर्ष में एक स्वायत्त संस्था बनी? सबको पता है सेबी जो है वो, पहले बात तो 1800, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, मैं ईयर भूल रहा हूँ, सॉरी। तो सेबी जो है, देख लेते हैं कि सेबी जो है वो बना कब था। और ये जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर 1992। मजे की बात है इस ईयर में ही मैं पैदा हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी 1992 विल बी करेक्ट आंसर। तो सेबी जो एस्टेब्लिश हुआ था, है ना, वो एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 30 1992 में। कभी कभी डेट पूछ ले जाता है तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा, जनवरी 30 आप याद रखेंगे, जनवरी 30 को आप एक और चीज के लिए याद रखते हैं, महात्मा गांधी के लिए, ये भी याद रखिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों का निर्गमन कौन सा प्रस्ताव पारित करके किया जाता है? फॉरफिटेड शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ पासिंग। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने लेक्चरर का अगर आपने तैयारी कर रहे होंगे तो आप कर रहे होंगे इसको। ठीक है, सॉरी एक क्वेश्चन अपन भूल गए, क्वेश्चन नंबर 18, अब चलिए इसके बाद कर लेते हैं। तो फिर से एक पढ़ता हूँ क्वेश्चन, फॉरफिटेड शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ पासिंग। तो आपको एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद वो लोग फिर से इशू कर सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रेश इशू के लिए आपको रिजोल्यूशन पास करना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपने फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करने के बाद आप मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन रहता है री इशू करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड इज यूज्ड इन। तो ये जो आंसर होगा आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपका होता है वो जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इन सारे इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती। ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द सेंस आप इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग नहीं होती है इसमें। चल रहा है काम तो चल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि इसको ऑपरेट करने के लिए ये कॉस्ट तो हमको बियर करनी पड़ेगी, डजंट मैटर दैट वो जो आपका ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है, व्हीकल आपका चाहे चले ना चले, आपको एक कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ड्राइवर की पेमेंट करनी पड़ती है, बाकी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब अगला क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, मजदूरी भुगतान की कौन सी विधि समय आधार पर मजदूरी की गारंटी नहीं देता? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट डज नॉट गारंटी वेजेस ऑन टाइम बेसिस? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, पीस रे सॉरी पीस रेट सिस्टम। तो जितना आपका कार्य दर प्रणाली, मतलब जितना आप काम करोगे उतना ही आपको सैलरी मिलेगा।
तो ये जो प्रणाली है, ये आपको मजदूरी की गारंटी नहीं देता। मतलब अगर आप भाई काम ही नहीं करोगे तो आपकी गारंटी नहीं है। बाकी समय दर पद्धति में मैं कंपनी गया, मैं अपने ऑफिस गया, उसके बाद मैंने काम करा, नहीं करा, इट डज़न्ट मैटर। मैंने अगर कंपनी गया, उसके बाद वहाँ पे बैठा रहा 8 घंटे, तो भी मेरे को सैलरी मिलेगी। लेकिन जो कार्य दर पद्धति है या पीस रेट सिस्टम है, इसमें ये चीज़ नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 21 विल बी द होमवर्क फॉर यू। कमेंट मी द आंसर। यदि मूल लागत जो है 1,80,000 रुपए है, कारखाना व्यय यानी फैक्ट्री एक्सपेंस जो है वो आपका 20,000 है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस यानी कि स्थापना व्यय जो 10,000 रुपए का है, तो उत्पाद की लागत क्या होगी? ऑप्शन ए 2,10,000 रुपए, ऑप्शन बी 1,80,000, ऑप्शन सी 1,90,000 और आज का आखिरी ऑप्शन 1,70,000। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, भूल गए होंगे तो, ठीक है? थैंक यू। गुड नाइट।